हेलो। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन में हमने लास्ट क्लास में कवर किया था आपका वर्नियर स्केल, मतलब डायरेक्ट स्केल हमने पढ़ा था। डायरेक्ट स्केल में हमने देखा था आपका मीटर स्केल, मीटर स्केल के बाद हमने देखा था आपका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के बाद हमने एक और नोट डाउन किया था आपका स्क्रू गेज। तो आज ये क्लास हम बात करेंगे आपके स्क्रू गेज के बारे में कि डायरेक्ट मेजरमेंट का एक और तरीका है, क्या है वो स्क्रू गेज की कोई भी लेंथ हम डायरेक्ट कैसे मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में वर्नियर स्केल पर चर्चा की थी कि वर्नियर स्केल काम कैसे करता है, वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे लेते हैं, अगर उसमें एरर आ जाए तो उस एरर को कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बात की थी आपके लास्ट क्लास में। नाउ आज की क्लास फुल्ली बेस्ड ऑन स्क्रू गेज की स्क्रू गेज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है स्क्रू गेज की, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका स्क्रू गेज, और आपकी रीडिंग कैसे लेते हैं स्क्रू गेज में, और अगर स्क्रू गेज में एरर आ जाए तो उस एरर को कैसे मेजर करते हैं और उसे कैसे करेक्ट करते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास फुल्ली बेस्ड ऑन स्क्रू गेज। ठीक है, तो आज की क्लास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज को और क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू। चलिए ठीक है, देखिए आपका जो वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल में क्या करते थे हम, लेंथ मेजर करते थे, डायमीटर मेजर करते थे, इंटरनल डायमीटर मेजर करते थे, किसी भी शेप का आपका ये लेंथ बता देते थे बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, बट वर्नियर स्केल आपका करेक्ट रीडिंग देता है आपके डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, 2 यूनिट प्लेस तक आपका करेक्ट रीडिंग कौन देता है, वर्नियर स्केल। ठीक है, नाउ हम और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहते हैं, मतलब 2 ही डेसिमल तक नहीं चाहते हम, और ज़्यादा हम चाहते हैं कि और ज़्यादा वैल्यू हमें पता चले कि 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक हमें और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें पता चले, तो हम यूज़ करते हैं आपका स्क्रू गेज। ठीक है, तो देखिए जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यही पेन है। ठीक है, इस पेन को मुझे मेज़र करना है, इस पेन को मुझे मेज़र करना है, तो मैंने वर्नियर स्केल से इसको मेज़र किया। ठीक है, और मेज़र करने के बाद मुझे पता चला इस पेन का क्या लेंथ, क्या है लेंथ इसकी, मान लो 15 सेंटीमीटर 15.23 सेंटीमीटर, ये हमें पता चला। ये जो 2 डेसिमल है ना, ये हमें पता चला बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल, ये हमने नॉर्मल स्केल से निकाला, ये जो 15 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल से निकाला, और जो ये जो बचा पार्ट है ये हमें पता चला बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ना हमें और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत थी कि नहीं, और ज़्यादा एक्यूरेट के कितना हो सकता है, तो हमने यूज़ किया आपका स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज ने आपका क्या बताया, स्क्रू गेज, मानो स्क्रू गेज ने ये बता दिया कि भैया इतना सेंटीमीटर है, तो देखिए ये और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है ना, इससे और ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब और ज़्यादा प्रिसाइज है वैल्यू इस पिछली वाली टर्म से। और स्क्रू गेज जरूरी नहीं कि 3 ही डेसिमल तक दे, वो 4 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक, 6 डेसिमल तक, जितने आपके डिवीजन होंगे आपके स्क्रू गेज में, अभी बात करेंगे डिवीजन के बारे में भी, तो अभी आप सुनिए, जितने आपके स्क्रू गेज में डिवीजन होंगे वो उतना प्रिसाइज वैल्यू देगा आपका। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ 3 डेसिमल तक। ठीक है, 4 डेसिमल भी हो सकते हैं, 5 डेसिमल, मतलब स्क्रू गेज आपका डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के आपके बाद आपका 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, इतना प्रिसाइज वैल्यू देता है। मतलब ये वर्नियर स्केल से भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, वर्नियर स्केल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट कौन देता है, आपका स्क्रू गेज। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, लिखिए टर्म्स है इसमें, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं सारे टर्म्स के बारे में। लिखिए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज इज मैकेनिकल टूल, मैकेनिकल टूल विच क्या फैसिलिटी देता है वो, विच फैसिलिटेट मेजरिंग
डायमीटर, मेजरिंग डायमीटर या रेडियस, हम मतलब स्क्रू गेज से डायमीटर हम मेजर करते हैं, और डायमीटर का हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो डायमीटर या रेडियस, ठीक है। और क्या मेजर करता है आपका स्क्रू गेज, और आपका वायर की थिकनेस भी मेजर कर सकता है। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिक केबल होती है, ठीक है, वो जो तार होती है, तार के अंदर भी वायर्स होते हैं, छोटे छोटे एल्युमिनियम कॉपर के वायर्स होते हैं, ठीक है। वो वायर की थिकनेस कितनी, बहुत पतले होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, ठीक है, बहुत पतले होते हैं, उनकी थिकनेस भी मेजर करता है और उनकी डायमीटर भी मेजर कर लेता है। कौन, स्क्रू गेज आपका। लिखिए थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ इन वायर, और थिकनेस ऑफ शीट, जो पतली पतली शीट होती है उनको भी मेजर करता है आपका स्क्रू गेज, ठीक है। लिखिए थिकनेस ऑफ थिन शीट with more accurate, measure with more accurate compare than vernier scale, या वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन देता है, आपका स्क्रू गेज। और कैसे देता है, आपके 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक, सेंटीमीटर में, ये सब वैल्यू प्रिसाइज देता है कौन, आपका स्क्रू गेज, ठीक है। एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका स्क्रू गेज होता कैसे। जैसे आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ये देखिए, ये क्या है आपका स्क्रू गेज का डायग्राम है, ठीक है। जैसे आपका ये जब क्लोज होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने एक्चुअल में जो कवर है ना ब्लैक, इसको मैंने कवर हटा के इस डायग्राम में दिखाया कि इसके इंटरनली क्या हो रहा है, ठीक है। इसके इंटरनली क्या हो रहा है मैंने ये दिखाया, ठीक है। तो देखिए सारे पार्ट के बारे में समझिए कौन क्या है। देखिए ये जो आपका ये है, ये पिच स्केल है, ठीक है। और इस पिच स्केल को और क्या कहते हैं, स्लीव भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं लिखा मिल जाए स्लीव तो भी एक ही बात है, ठीक है। और ये स्लीव जो आपका वर्नियर स्केल में क्या था, यही तो मेन स्केल था। यहाँ पे जो पिच है वर्नियर स्केल में क्या था, मेन स्केल था। तो मैं इसको और मेन स्केल भी बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेन स्केल की तरह काम हो रहा है इसका। जो पिच स्केल है, यहाँ पे जो स्क्रू गेज में पिच है, वो आपका वर्नियर में क्या था, मेन था, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम किसकी तरह कर रहा है, आपके मेन स्केल की तरह काम कर रहा है। और ये जो आपका है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये क्या है आपका सर्कुलर स्केल। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेड स्केल, ठीक है। कहीं मिल जाए हेड स्केल तो वो एक ही बात है, ठीक है। और ये जो हेड स्केल है आपके जो वर्नियर स्केल में किसकी तरह काम कर रहा था, आपका वर्नियर स्केल। और वो वर्नियर स्केल यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, आपका हेड स्केल की तरह या सर्कुलर स्केल की तरह, ठीक है। तो और ये देखिए, ये थिम्बल है आपका, ये पार्ट आपका थिम्बल है, जिसको पकड़ के आप रोटेट करते हो, ये थिम्बल है। और ये रेचेट है, ठीक है। अभी देखते हैं सबका क्या क्या काम है, ठीक है। और ये आपका स्क्रू है जो इसके अंदर, जो इस कवर के अंदर जो फिट है, स्क्रूज, ठीक है। और स्क्रू को और क्या कहते हैं, स्पिंडल, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पिंडल, ठीक है। और जो ये आपका क्या है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्टड, ठीक है। और स्टड को क्या कहते हैं, एनविल, ठीक है। और स्टड को क्या नाम देते हैं, एनविल। एनविल क्या है, स्टड, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए वैसा कंफ्यूजन ना हो तो। एनविल, ठीक है, ये एनविल है, ठीक है। तो ये क्या है, एनविल। और देखिए ये आपका फ्रेम है, ये क्या है आपका फ्रेम, ठीक है। और ये रेचेट, थिम्बल, और आपका पिच स्केल का काम आपका कैसे करता है, एज मेन स्केल। और आपका जो ये सर्कुलर स्केल है, ये वर्नियर स्केल की तरह काम करता है। जो आपका वर्नियर में जो स्केल था, मतलब वैसा उसी से रिलेट करके यहाँ समझिए, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, आपकी स्क्रू गेज की, ठीक है। नाउ एक एक पार्ट को समझते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका थिम्बल है, ठीक है, इस थिम्बल को आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस थिम्बल को आप
इस थिम्बल को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे क्या होगा, ये जो स्पिंडल है ना खुलेगा, जो आपका स्क्रू है ये देखिए खुल रहा है, ठीक है। तो ये खुल रहा है कैसे, हम एंटी क्लॉकवाइज अगर इसे मूव करेंगे तो आपका स्पिंडल खुलेगा, मतलब ये पार्ट है ये खुलेगा जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे तो स्पिंडल आपका बैक जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ फिट कर देंगे, जैसे आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, स्पिंडल खुला, अब हमें कुछ मेज़र करना है, तो मेज़र करना है तो भैया हमने इसके अंदर कुछ डाल दिया मेज़र करने के लिए, और हमने इसकी लेंथ मेज़र कर ली, ये स्केल से मेज़र कर ली। देखते हैं स्केल से कैसे मेज़र करते हैं। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे हमारा कुछ ये खुला स्पिंडल आपका, और स्पिंडल खुला और हमने इसमें कुछ डाला जो आपको मेज़र करना है, ठीक है। वो लेंथ आपने डाला उसमें और मेज़र किया, ठीक है। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट खुल गया, हम कितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। ये भी सुनिए, तो एंटी क्लॉकवाइज पहले आप घुमाइए और जितना खोलना है खोल दीजिए, फिर उसके अंदर अपना जो भी मेज़र करना है डालिए। इसके अंदर मैंने डाला, समझो ये डाला हमने ज़्यादा ही खोल दिया था, वो ढीला हो गया, ठीक है, वो पार्ट ढीला होता है, हमें टाइट कैसे करें, तो आप क्या करें, वापस क्लॉकवाइज इसको इस थिम्बल को क्लॉकवाइज मूव कीजिए। क्लॉकवाइज मूव करने पे क्या होगा, आपका ये जो आपका स्पिंडल है ये आगे की ओर भागेगा और आपका और टाइट होगा। अब हम कंफर्म कैसे करें कि भैया आपका टाइट हो गया है, हमें कंफर्म भी तो करना है कि ये टाइट हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी एरर, क्योंकि छोटे छोटी चीज़ का हम मेज़र कर रहे हैं, थोड़ा सा भी एरर मतलब बहुत बड़ा एरर छोटी चीज़ों में, तो हम कंफर्म कैसे करें कि भाई परफेक्ट टाइट हो गया है, अब एरर के चांस कम है, ठीक है। तो क्या है, ये जो आपका रिचेट है, तो इस रिचेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको घुमाइए, रिचेट को घुमाने पे एक आवाज़ आती है, कर की एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है, आपको समझ जाना है क्या कि आपका जो भी है स्पिंडल टाइट हो चुका है और आप मेज़र करने के लिए क्या है, तैयार है, रेडी है, ठीक है। तो ये कहानी थी कुछ आपके मेज़रमेंट की कि कैसे मेज़र करते हैं नाउ, ठीक है। ये मतलब रिचेट से आप चेक करेंगे कि आपको घुमा के आपका टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका थिम्बल, सर्कुलर स्केल और ये स्क्रू और ये आपका स्टड, ठीक है। नाउ अब देखिए एक बात और देखिए, ये देखिए ये जो आपको थ्रेड दिख रहे हैं, स्क्रू में आपको 2 थ्रेड दिख रहे हैं, इन थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है ना, सेम उतना ही डिस्टेंस होता है आपके पिच स्केल की 2 रीडिंग के बीच में। ये पिच स्केल है, पिच स्केल की 2 रीडिंग के बीच में सेम उतना ही डिस्टेंस होता है जितना आपका ये आपके स्क्रू के 2 थ्रेड के बीच में होता है, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन किया, ऐसा डिज़ाइन हमने किया ताकि हमें रीडिंग लेने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने इसको कैसा बनाया, हमने इसको ऐसा बनाया कि आपके स्क्रू के थ्रेड में 2 थ्रेड क्या होता है, आपने नट बोल्ट तो देखे ही होंगे, नट बोल्ट में जो आप नट होता है, नट या बोल्ट होता है, उसके बीच में कटे होते हैं, ठीक है। वो जो थ्रेड बने होते हैं ना, उसको कह रहा हूँ थ्रेड, ठीक है। जो इस ऐसे टाइप का होता है, थ्रेड नहीं होता, तो थ्रेड, तो ये सब, ठीक है। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ कि वो थ्रेड के बीच में 2 थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, सेम उतना ही डिस्टेंस आपका किसके बीच में होता है, आपके ये पिच के 2 रीडिंग के बीच में। आपको पिच के 2 रीडिंग में दिखा रहा हूं, जैसे मैं आपको इसी को इलेबोरेट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कहा इसके बीच में जितना हम डिस्टेंस, 2 थ्रेड के बीच में जितना डिस्टेंस रखते हैं वो इसके बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसके 2 रीडिंग, कंसेक्यूटिव 2 रीडिंग के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो इसके बीच में उतना ही डिस्टेंस हम रखते हैं, हम ऐसा डिज़ाइन ही करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि पिच के 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये पहला रीडिंग ये दूसरा रीडिंग, 2 रीडिंग के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो थ्रेड में 2 थ्रेड के बीच में उतना ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, तो बात करते हैं पिच की, कि पिच को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक एक टर्म को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए
देखिए बात करते हैं पिच की, पिच, ठीक है। तो देखिए ये वाली रीडिंग देखिए, इसमें मैंने कहा आपका जो पिच होता है, पिच कितना होता है, पिच को मैं और क्या कह सकता हूँ, यही तो एक पिच है, ये क्या है, एक पिच है, यही तो एक पिच है। और ये कितना है हमें पता है, दो थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमने इतना रखा, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया आपका ये एक पिच बोल लो इसको, है ना। आपके इस मेन स्केल की तरह जो ट्रीट कर रहा है, इसका जो रीडिंग है, मान लो अगर ये mm में है, ये एक पहला mm, दूसरा mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, तो 1 mm क्या हो गया आपका, एक पिच हो गया, ठीक है। और हमें पता है हमने सेम उतना ही डिस्टेंस हमने थ्रेड के बीच में रखा है, तो इसका मतलब ये भी 1 mm हो गया। अगर मेरा मेन स्केल mm में है, ठीक है, तो मैं इसको mm बोलूँगा, ठीक है। अगर मैं mm में मैं बता रहा हूँ, अगर ये मेन स्केल की रीडिंग अगर mm में जा रही है तो ठीक है, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए मैंने कहा कि ये जो पिच है, ये पिच को आप ये भी बोले एक पिच आप ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये आपका एक पिच है, ये आपका एक पिच है, कि दो कंसेक्यूटिव रीडिंग के बीच में जितना भी डिस्टेंस हो कितना है, एक पिच है। आप ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं पिच की। और क्या कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि दो थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस वो एक पिच है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। आप पिच में देखो चाहे आप थ्रेड में देखो, दोनों तो सेम ही डिस्टेंस है, तो आप ये भी बोल सकते हो दो पिच के रीडिंग के बीच में जितना डिस्टेंस वो एक पिच, या दो थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस वो एक पिच, ठीक है। लिखिए इसी बात को, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ स्क्रू या इसी को स्पिंडल भी बोलते हैं, स्पिंडल, नोन एज वन पिच, ठीक है। ये हमने पिच की टर्म, मतलब हमने थ्रेड की टर्म में डेफिनेशन दी। नाउ अब बात करते हैं रीडिंग की टर्म में। रीडिंग की टर्म में तो उतना ही होता है, रीडिंग टर्म में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू मार्किंग ऑन पिच स्केल, ठीक है, इज वन पिच, ठीक है, इज वन पिच, ठीक है। यही तो मैंने कहा कि आप इसके टर्म में भी बोल सकते हो, आप मतलब पिच के टर्म में बोल सकते हो कि पिच के बीच में जो दो डिस्टेंस है वो वन पिच है, या इन दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो वन पिच है, क्योंकि दोनों हमने सेम डिज़ाइन किया है, ठीक है। नाउ अब ये बात अलग है कि हम इसको मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। ये बात अब समझिए, देखिए जो आपका थिम्बल जो दिख रहा है, पहले ये सब मिटाते हैं। ना देखिए ये जो आपको थिम्बल दिख रहा है, ये वाला थिम्बल, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, रोटेट किया। रोटेट करने पे क्या होता है, ये ओपन होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव करोगे आप, इसको एंटी क्लॉकवाइज जब इसे मूवमेंट दोगे तो ये क्या होगा, ओपन होगा। तो ये आप एक कंप्लीट रोटेशन आपने इसको दे दिया ना, एक कंप्लीट रोटेशन इसको दे दिया, ये कितना मूव करेगा, उतना ही मूव करेगा जितना आपका वन पिच है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो आपका थिम्बल है, इस थिम्बल को आप एक कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने से ये ओपन होता है, मतलब खुलता है, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया कंप्लीट मैंने, तो क्या हुआ, ये कितना ओपन होगा, कितना खुलेगा, ये उतना ही खुलेगा जितना आपका एक पिच है। और एक पिच कितना है, एक पिच आपका
ये आपके पिच स्केल के दो रीडिंग के बीच में जितना भी डिस्टेंस वो आपका एक पिच है, या आपका इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है ये एक पिच है, ठीक है। तो भाई मेरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो थिम्बल है इसकी एडजस्टमेंट हमने इस तरीके से डिजाइन की है कि आपका एक कंप्लीट रोटेशन एक पिच के बराबर है। समझ रहे हैं क्यों है? अभी देखिए, तो मैंने कहा एक कंप्लीट रोटेशन दिया। पहले देखिए यहाँ पे एक जीरो, ये आपकी 0 0, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन आप कैसे देखेंगे कि ये कंप्लीट रोटेशन हो चुकी है। देखिए ये तो आपकी पिच स्केल की रीडिंग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी 0 है, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट रोटेशन, आपको कैसे पता चलेगा कंप्लीट रोटेशन हो गया एक, तो आप जब मूव करेंगे ना तो ये 0 वापस घूम के इसी लाइन पे आ गया और मैच कर गई लाइन, तो आप समझिए एक कंप्लीट रोटेशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट रोटेशन आपका हो गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना ओपन होगा आपका स्क्रू, कितना या स्पिंडल कितना ओपन होगा, आपका एक थ्रेड के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ओपन होगा। ये हमने क्या किया, कैलिब्रेट कर रखा है कि आपका ये उतना ही ओपन होगा जितना आपका एक पिच है, अगर एक रोटेशन देंगे तो, ठीक है। तो मैं इसको, इस डेफिनेशन को, एक पिच की डेफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? मैंने अभी पहले टर्म में कैसे डिफाइन किया था कि भैया आपके जो पिच स्केल के जो दो रीडिंग के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो एक पिच है। मैंने एक पिच को ऐसे भी डिफाइन किया कि भैया आपके इन दोनों के बीच में, थ्रेड के दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो एक पिच है। मैं अब एक और डेफिनेशन से कह सकता हूं एक पिच को, मैं क्या कह सकता हूं, आपका एक कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन एक पिच होगा, कह सकता हूं ना, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन से कितना ओपन हो रहा है, एक पिच ही ओपन हो रहा है, एक पिच डिस्टेंस पीछे हो रहा है। तो मैं एक पिच को और क्या कह सकता हूं कि आपका एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपका थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जितना भी डिस्टेंस मूव करेगा आपका स्क्रू, वो कितना होगा, वो 1 पिच होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लीजिए। इन वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल, distance moved by screw या spindle is 1 pitch, ठीक है, is 1 pitch। नाउ अब देखिए ध्यान से, देखिए हमने ऐसा किया ही क्यों, कि हमने इसको बिल्कुल बराबर क्यों रखा है, हमने इसके थ्रेड और इसको, इसके नंबर को और इसके रोटेशन को, एक रोटेशन एक पिच के बराबर, हमने ऐसा क्यों रखा, अब समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें तो मेजर करना है, आपकी लेंथ मेजर करनी है, डायमीटर मेजर करना है, ये सब क्या करना है, हमें तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, ठीक है, जो भी आपको मेजरिंग करना है उसको मेजर करना है। तो हम करते क्या है, जैसे मुझे इस पेन का डायमीटर मेजर करना है, तो मैं क्या किया, इस पेन का डायमीटर अगर मैंने इसके अंदर डालूंगा तो क्या होना चाहिए, मैंने एक रोटेशन दिया, इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया, एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन दिया, और एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना पीछे आया, 1 mm। अगर मेरा मेन स्केल, आपका पिच स्केल mm में है, तो अगर छोटा सा जो आपका पार्ट होगा मेन स्केल का छोटा, लीस्ट काउंट, पिच स्केल का लीस्ट काउंट, मैंने कहा पिच स्केल का लीस्ट काउंट, ठीक है, तो पिच स्केल का लीस्ट काउंट मान लो mm में है, 1 mm में है, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 mm पीछे आएगा। 1 mm पीछे आया तो इसका मतलब ये है कि आपका कितना ओपन हो गया है। आप रीडिंग तो यहीं देखोगे ना, रीडिंग आपको देखना तो यहीं पे है, तो रीडिंग तो आपको यहीं दिखेगी, और कहाँ दिखेगी, रीडिंग आप यहीं देखोगे। तो आपने एक पार्ट मूव किया, रोटेट किया, तो आपका ये भी 1 ही mm पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 mm, देखिए पहले तो ये बंद था, बिल्कुल बंद है, आपको दिखेगा ही नहीं रीडिंग। आप एक्चुअली में यहाँ देखिए, आपको दिखेगा ही नहीं रीडिंग कि है कितना है रीडिंग। जब आप बिल्कुल क्लोज रहेगा, कोई यूज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ये क्लोज रहेगा। पर आप जैसे इसको एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोगे, एक कंप्लीट मूवमेंट दो, तो ये कितना पीछे जाएगा, ये जाएगा 1 mm पीछे, जितना भी उसका लीस्ट काउंट होगा पिच स्केल का, जितना भी लीस्ट काउंट हो उतना हो जाएगा आगे। तो इतना mm खुल गया, इतना मान लो ये 1 mm खुला, तो 1 mm खुला, तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ रीडिंग देख के, तो हमें इतना ही इधर भी खोलना है ना,
ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 1 mm खुल रहा है, यहाँ कुछ और ही mm खुल रहा है, तो मैं कैसे मेजर करें, कैसे हम करेक्ट रीडिंग बता पाएंगे। तो जितना यहाँ रीडिंग हो उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कैलिब्रेट ही ऐसा कर रखा है, डिज़ाइन ही ऐसा किया कि भाई आपका जितना भी यहाँ पे हो उतना ही इधर होना चाहिए। तो हमने थ्रेड को ऐसा डिज़ाइन किया कि जितना आपके दो रीडिंग के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में है, ठीक है। तभी हम करेक्ट मेजरमेंट ले पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हमें पता चल जाएगा, जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 mm इधर मूव किया और 1 mm इधर भी मूव किया, तो हमें पता चल जाएगा 1 mm ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी, ठीक है। नाउ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितना डिवीजन आगे जाएगा उतना mm आपका ये ओपन हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये 1 mm खुला, यहाँ से 1 mm खुल रहा है, तो इसका मतलब ये भी 1 mm खुल रहा है। मान लो ये हमने 2 बार रोटेट कर दिया, मतलब 1 बार रोटेट करने पे 1 mm, 2 बार रोटेट किया तो 2 mm खुला, 3 बार रोटेट कर दिया 3 बार खुला, 4 बार कंप्लीट रोटेट कर दिया तो 4 mm खुल गया। तो जितना हम रोटेट कर रहे हैं उतना ही खुलता जा रहा है। जितना इसका लीस्ट काउंट होगा पिच स्केल का उतना ही खुलता जाएगा आपका, उतना ही एक्यूरेट, उतना ही mm खुलता जाएगा। अगर सेंटीमीटर को तो उतना ही सेंटीमीटर खुलता जाएगा। तो ये बात थी हमारी इसकी। अगर 10 mm खोल दिया हमने, एक अगर मान लो इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तो एक बार में कितना, अगर एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो 1 सेंटीमीटर पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पीछे आ गया। और अभी हमारे केस में हमने कितना ले रखा है, हमने mm में ले रखा है। तो भैया एक कंप्लीट रोटेशन पे 1 mm खुलेगा, तो ये 1 mm खुलेगा, तो यहाँ भी 1 mm खुलेगा। 1 mm खुलेगा, 2 दिया तो 2 mm खुलेगा, 3 दिया तो 3। मान लो हमने खोल लिया और इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट डाला। अब वापस हमें ऑब्जेक्ट को देखना है कि टाइट है कि नहीं, तो हमने इसको वापस क्लॉकवाइज मूव किया और टाइट किया, अगर ढीला हो गया तो और टाइट किया, और हमने लास्ट में इससे रिचर्ड से चेक कर लिया कि भैया टाइट हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग यहाँ से चेक करते हैं। अभी देखेंगे रीडिंग लेते कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम रीडिंग वैसे देखते कहाँ से, यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअल में टाइट होने के बाद ऑब्जेक्ट की रीडिंग क्या है, ठीक है। और रीडिंग हम चेक कर लेते हैं और आपका वो क्या होता है, रीडिंग होता है, उतना ही आपका मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर आपका ऑब्जेक्ट होता है। नाउ अब एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो आपका कितना आपके जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, हमने पिच देख लिया। नाउ बात करते हैं लीस्ट काउंट पे। आपके स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, मतलब लीस्ट काउंट मतलब वो छोटा से छोटा मेजरमेंट जो हम किससे ले सके, आपके स्क्रू गेज से ले सके, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो क्या इसका लीस्ट काउंट 1 mm के बराबर होगा कि भैया एक कंप्लीट रोटेशन दे दिया 1 mm खुल गया, 1 mm खुला, क्या ये लिस्ट काउंट है? नहीं, ये लिस्ट काउंट नहीं है। तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो सकता है, ध्यान से सुनिए, इसका लिस्ट काउंट कितना हो सकता है। सोचो, ये तो कंप्लीट एक रोटेशन दिया ना मैंने, तो 1 mm खुल रहा है, तो 1 mm थोड़ा ना लिस्ट काउंट है। इससे भी छोटा हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? मानो आपने कंप्लीट एक रोटेशन दिया, पर हमने इस सिचुएशन में कंप्लीट एक रोटेशन ना दिया, आपने आधा ही रोटेशन दिया हो। आपने अगर आधा रोटेट किया तो कितना खुलेगा, आधा खुलेगा, मतलब आधा mm खुला, तो आधा mm लिस्ट काउंट है? नहीं, आधा mm लिस्ट काउंट नहीं है। आपने सोचा आधा का भी आधा, आपने 1 रोटेशन का आधा का भी आधा, मतलब 1/4 ऑफ रोटेशन आपने मूव किया। आपने इस थिम्बल को आपने 1/4 रोटेशन मूव किया, तो क्या वो लिस्ट काउंट है? नहीं, वो भी लिस्ट काउंट नहीं है। तो लिस्ट काउंट आखिर है कितना, देखिए लिस्ट काउंट कितना है। फिर ये जो आपको मार्किंग दिख रही है आपके सर्कुलर स्केल पे, ये जो मार्किंग दिख रही है, ये वाली मार्किंग, ठीक है। तो ये मार्किंग, माना मैंने इस मार्किंग को पूरे सर्कुलर स्केल को 100 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। मैंने इसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, इस सर्कुलर स्केल को 100 छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। ये आपका 0 0 लाइन है, 0, ठीक है। तो मैंने एक जब कंप्लीट रोटेशन करूंगा तो वापस अगर 0 आ गया, इस लाइन को मैच करते हुए आपका मेन स्केल का वापस 0 आ गया, तो इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया।
तो मैं सबसे छोटा कितना मूव कर सकता हूँ? मैं सबसे छोटा मूव कर सकता हूँ जितना आपका इस और अगले वाले डिवीज़न में जितना भी डिस्टेंस है, मतलब आपको इसको इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ। मतलब आपका ये डिवीज़न 0 और अगला डिवीज़न, इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस हो वो कितना आपका एक लीस्ट काउंट, उतना ही आप मूव कर सकते हो, इतना ही आप छोटा मूव कर सकते हो, और यही क्या आपका लीस्ट काउंट है भैया, उतना छोटा आप मेजर कर सकते हो। एक्चुअल में अब इसको हम लिखते कैसे, ये देखिए, ये मैंने बोलने को तो बोल दिया कि भैया इसका एक डिवीजन लीस्ट काउंट है, बट एक्चुअल में इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए। देखिए हमें पता है एक कंप्लीट रोटेशन पे कितना होता है, 1 पिच होता है। 1 पिच कितना होता है भैया, दो आपके पिच स्केल के बीच की जो मार्किंग है वो आपकी 1 पिच है। तो भैया आपका एक कंप्लीट रोटेशन आपका क्या देता है, 1 पिच दे देता है। तो मैं सबसे छोटा कितना मूव कर सकता हूं, मैं सबसे छोटा जितना मेरा 1 डिवीजन होगा, मतलब एक कंप्लीट पे 1 पिच, तो मेरे डिवीजन है 100, तो मैं सबसे छोटा कितना दे सकता हूँ, 100वां पार्ट, मतलब छोटा सा एक डिवीजन में मूव कर सकता हूँ। आपका जो मोमेंट रोटेशन है एक डिवीजन मूव कर सकता हूँ। वो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिखेंगे, एक पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्केल। माना हमारे में हमने 100 से डिवाइड कर रखा है इस नंबर, मतलब इसको मैं ऐसे नंबर में तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा ना, नंबर में मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो एक पिच ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक रोटेशन पे 1 पिच, ठीक है। तो आप मतलब इसका एक रोटेशन मतलब 100 डिवीजन रोटेशन, 100 डिवीजन रोटेशन ऑफ आपका सर्कुलर स्केल क्या है, 1 पिच है। तो एक डिवीजन कितना होगा आपका, 1 पिच बटे 100। ये क्या होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी 1 डिवीजन, और 1 डिवीजन को मैंने कहा लीस्ट काउंट। तो 1/100 क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये क्या है, लीस्ट काउंट। एक्चुअली में लीस्ट काउंट डिवीजन है, छोटा सा डिवीजन ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है, वो आपका 1 डिवीजन है, वही आपका लीस्ट काउंट है। उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, पिच की टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि हमें रीडिंग लेनी है ना, तो रीडिंग तो हम पिच की टर्म में लेंगे, और पिच की रीडिंग, पिच का जो आपका यूनिट होता है एमएम में हो, अगर आपका मेन स्केल एमएम में हो या सेंटीमीटर हो तो उसमें ये होगा, आपका एमएम में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। इसको हमने रिलेट कर दिया, डिवीजन को हमने रिलेट कर दिया आपके पिच से। नाउ इसी बात को लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट प्रूव, लीस्ट काउंट देखिए, लिखिए इसमें लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू इज डिफाइंड as the distance moved by the tip of the screw when turned through one division of circle, ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। नाउ देखिए लीस्ट काउंट कितना होता है का, पिच, एक पिच जितना भी होगा अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये आपका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। इन आवर केस, हमारे केस में हमने पिच को
आपका जो पिच है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रीडिंग ऑफ पिच स्केल, हमने कितना लिया, हमने 1 mm लिया एग्जाम्पल में, हमने कितना लिया, आपका पिच स्केल हमने लिया है 1 mm, और हमने आपके सर्कुलर स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमारे केस में हमने 100 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर है ये हमने कितना लिया, 100, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट होगा भैया आपका जो 1 mm अपॉन में 100, और इसको करोगे तो आएगा कुछ ये, इतना mm लीस्ट काउंट है कि भैया आप कितना छोटा पार्ट मेजर कर सकते हो, मतलब इतना एक डिवीजन रोटेट करो सर्कुलर का, वो कितने के बराबर होगा, वो इतने mm के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। अगर वो 100 पार्ट में डिवाइडेड हो, अगर वो 100 पार्ट में डिवाइडेड हो आपका सर्कुलर स्केल, ऐसा नहीं है वो 100 पार्ट में डिवाइड होगा, मैंने कहा वो आपके कितने में भी हो सकता है, 50 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, तब आपको यहाँ 50 लिखना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा आपके स्क्रू गेज की कितनी आपकी लीस्ट काउंट है। ये कम में ही हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है ना, और ज़्यादा भी हो सकता है आपका डिवाइड, तो वो आपको यहाँ नंबर डालना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके मेन स्केल, जो आपका पिच स्केल है, उसकी 1 डिवीज़न कितना है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप लिस्ट काउंट अपना निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल देके आपको लिस्ट काउंट निकाल के दिखाया। नेक्स्ट इज कैसे रीडिंग कैसे लेते हैं इसकी, ठीक है। रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइंडिंग रीडिंग गेज, रीडिंग गेज, रीडिंग ऑफ गेज, लिखिए टोटल रीडिंग, आपका मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल मतलब पिच स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग और आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग जितनी भी है उन दोनों को मिलाओ, आपका क्या आ जाएगा, टोटल रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे माना कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट मुझे मेजर करना है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा, स्क्रू गेज के बीच में डाला, ठीक है, स्क्रू गेज के बीच में डाला और पता चला ये 10 mm खुल गया, सिर्फ 10 mm खुला और ये 0 पे वापस आ गया, सिर्फ 10 mm खुला 0 पे वापस आ गया, कोई मतलब ये एक्चुअली में 0 लाइन पे वापस आ गया ना, ये 0 इधर नहीं है किधर भी नहीं है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट 0 पे, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, 10 पे जाके खत्म हो रुक चुका है। तो इसका मतलब ये जो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, 0, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 0, और आपके मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 10, तो 10 + 0 क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग आ गई, मतलब ये क्या है 10, और जो आपका ये यूनिट जिसमें होगा आपका मान लो mm है, तो mm ये 10 mm की ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अब देखिए ऐसा होगा, मान लो अगर ऐसा हो गया कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इसके बीच की रीडिंग आपकी जो बेस लाइन, जो पिच स्केल की रीडिंग में दिखा रहा हूँ, पहले एक ये पिच स्केल की रीडिंग है, ऑब्जेक्ट डाला हमने और ऑब्जेक्ट डाल के रीडिंग कुछ हमें ये मिला, इतना खुला और ये आगे खुला के बाद ये और सर्कुलर स्केल पे यहाँ पे 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक, 5 आ रहा है, और एक्चुअल में ये है 6, मान लो ये mm में है, ये आपकी जो बेस लाइन है, जो पिच स्केल की जो बेस लाइन है, ठीक है। अगर मान लो ये mm में है, अगर ये mm में है तो भैया ये तो पता है यहाँ तक तो भैया 6 mm है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें एक्चुअली में ये पार्ट अब पता करना है। अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया अभी जस्ट, उसमें मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि यहाँ पे आगे रुक जाए,
यहाँ पे आके रुक जाए तब तो भैया वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था 10, वो 10 पे आकर बिल्कुल रुक जाए, ये आपको ये पार्ट ना मिले तो भैया आपकी रीडिंग कितनी है 10। बट सोचो आपकी से भी आगे चला गया, मतलब आगे अगर देखा जाए तो आगे जाए, यहाँ 7 आएगा कहीं, यहाँ 7 आएगा कहीं, ठीक है। तो इनके बीच में अगर रुक जाए तो अब कैसे रीडिंग ले 9। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भैया एक लीस्ट काउंट कितना है। एक लीस्ट काउंट कितना है आपका, एक डिवीजन है ना, 0 से लेके एक डिवीजन, 2 लीस्ट काउंट, 3 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट, 5 लीस्ट काउंट। एक लीस्ट काउंट कितना होता है अभी हमने निकाला, पिच स्केल की रीडिंग में अभी हमने निकाला एक लीस्ट काउंट कितना होता है। एक लीस्ट काउंट आपका होता है अभी हमारे केस में, अगर ये मान लो 100 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ये 100 पार्ट में डिवाइडेड हमारा सर्कुलर स्केल, और 1 mm, ये 1 mm है, एक पिच कितना होगा 1 mm होगा, और ये 100 पार्ट में डिवाइडेड है तो हमारा लीस्ट काउंट कितना होगा, हमारा लीस्ट काउंट होगा 1 mm अपॉन में 100 हो जाएगा 0.01 mm, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो भैया एक का पता चल गया, एक लीस्ट काउंट इतना mm है, अगला भी इतना ही mm होगा, है ना, अगला भी इतना ही mm होगा, अगला भी इतना ही mm होगा। कितने बार है, 5 बार में ये कंप्लीट पे 0 आ रहा है, भाई मतलब इस लीस्ट काउंट का 5 टाइम। तो ये जो आपकी सर्कुलर रीडिंग कितना बता रही है, इस लीस्ट काउंट का 5 टाइम एक्स्ट्रा है। ये जो आपका x है ये लीस्ट काउंट का 5 टाइम है, ठीक है। अगर ये 5 पे आ रहा है तो लिखिए इसमें क्या होता है का मेन स्केल रीडिंग, वो भी लिख लीजिए, काम कीजिए पहले, रीडिंग ऑन मेन स्केल just before zero of circle, जीरो ऑफ सर्कुलर। और आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू मल्टीपल। लीस्ट काउंट किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेसलाइन, ठीक है। आपका कहाँ कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक्चुअल में लीस्ट काउंट, अभी मैंने एक्चुअल में सर्कुलर स्केल निकालना सिखाया कि आपके लीस्ट काउंट से कितना टाइम है, मतलब आपका जो यहाँ पे रीडिंग है आपकी जो एक्चुअल मैच खा रही है कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल से, जो आपकी मैच खा रही है बेस लाइन से, जो आपकी मैच खा रही है ये वाली रीडिंग, यहाँ पे कितनी है 5 मैच खा रही है। तो भैया एक लीस्ट काउंट कितना है, एक 0.0 mm, 0. हमारे में 0.01 mm, ठीक है। तो भैया कितने टाइम के बाद ये मैच खा रही है, 5 टाइम के बाद मैच खा रही है। तो वही मैंने लिखा कि भैया मैं यहाँ लिखूंगा 5 टाइम ऑफ 001। अब इसी बात को मैंने यहाँ लिख रखा है कि भैया लीस्ट काउंट जितना भी हो आपका उससे क्या मल्टीपल करना आपका, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, कि आपका कितने टाइम आपका कोइंसाइड कर रहा है, 5 टाइम में कोइंसाइड कर रहा है आपका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये आप इससे क्या निकाल सकते हो, आपका सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। हमारे केस में ये है, आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा ये जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 0.05, ठीक है। और टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी आपकी 6 + 0.05 mm, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.05 mm ये आपकी आ गई ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ आ गई। नाउ हम बात कर लेते हैं अब इसके एरर के बारे में, कि अभी तक ये हम एक्चुअल में हम ये मेज़र कर रहे थे जब आपका ये वाला 0 लाइन, मतलब अभी तक हम ये मेज़र कर रहे थे जब ये वाला आपका बेस लाइन और यहाँ पे 0 बिल्कुल बराबर आ जाए, तब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है। अब अपना रीडिंग लो, देखो, चेक करो, और आपका वो रीडिंग है। नाउ
अगर सोचो एरर है, पहले से ही एरर है, ये जीरो पहले से ही कोइंसाइड नहीं कर रही, मान लो ये आपकी ये है और जीरो मान लो यहाँ पे आ रही है, या जीरो यहाँ आ रही है, पहले से ही कोइंसाइड नहीं कर रही है ये तो। जब आपका बंद था, जब आपका क्लोज था, तो ये आपका एक्चुअल में बेसलाइन कुछ है, तो मान लो जीरो यहाँ आ रहा है या जीरो यहाँ आ रहा है, ये पहले से ही एरर है, तो आपकी जो रीडिंग में तो और ज़्यादा एरर होगा। इसको कैसे लें, इसको भी तो हमें करेक्ट करना है, तो इसको कैसे करेक्ट करें नाउ, इस एरर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जीरो एरर ऑफ स्क्रूगेज, ठीक है। अब एरर पे बात कर लेते हैं, काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या होता है ये, फिर हम देखते हैं। लिखिए इसमें, व्हेन द एनविल एंड स्पिंडल of screw gauge, anvil of spindle screw gauge are made to touch each other, then the zero on the main scale, should match with a zero भैया ये अभी मैंने लिखा जीरो एरर है, मतलब अब तक कोई एरर नहीं है। तो जब आपका एनविल का और स्पिंडल का, जो आपका मैंने अभी दिखाया डायग्राम में, जब आपका ये जो एनविल और स्पिंडल जब जीरो जीरो पे मैच करें, जो आपका पिच स्केल और सर्कुलर स्केल, या आप ऐसे बोलो पिच स्केल और सर्कुलर स्केल, जब आपका जीरो जीरो पे मैच खा जाए, तो हमें पता है अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। वही मैंने लाइन लिखी। नेक्स्ट लिखिए, however ड्यू टू वियर एंड टीयर, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे मतलब कुछ वियर टीयर आ जाता है उसमें, वियर एंड टीयर कुछ खराबी आ जाती है, कुछ मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, कुछ मतलब टूट जाता है आगे से, तो वियर टीयर हो जाता है। वियर टीयर और मैन्युफैक्चर, या मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट है कि जब बन के आया था तभी उसमें थोड़ी सी खराबी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, द 2 usually do not coincide with each other, then the vernier is said to have जीरो, ठीक है। तो जीरो एरर कब आता है, जब आपका जीरो जीरो क्या करता है, आपका या तो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो या आपका वीआर टीयर में डिफेक्ट हो, ठीक है। तो ये जीरो एरर आता है। पहले डेफिनेशन में मैंने ये लिखा कि भैया जब जीरो जीरो मैच कर जाए तो मतलब जीरो एरर नहीं है, ठीक है। तो जीरो एरर नहीं है, पर जीरो एरर कब आ जाता है, जीरो एरर तब आता है जब बहुत टाइम से आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, उसमें कुछ वियर टेयर आ जाता है या मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट होता है और जीरो जीरो लाइन मैच नहीं खाती है, तब उसमें क्या आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है जीरो एरर, ठीक है। और जीरो एरर दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर के भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। नेक्स्ट लिखिए, there are two types of
जीरो एरर। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एरर, सेकेंड वन इज नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो दो टाइप के जीरो एरर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर कब नहीं होता? जब जीरो जीरो लाइन मैच कर जाए तब वो जीरो एरर उसमें नहीं होता है। ठीक है, और जीरो एरर कब होता है? जब उसमें जीरो जीरो लाइन मैच ना करे, तो उसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव जीरो एरर आ जाता है या तो नेगेटिव जीरो एरर आता है। क्या होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, हम दोनों पे डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट उठाते हैं आपका। मैं आपको एक काम करता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ, और डायग्राम से और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर और नो जीरो एरर। मैंने तीनों दिखा दिए यहाँ। देखिए, इस वाले डायग्राम में आपका जो दिखाया है नो जीरो एरर, मतलब नो जीरो एरर कब आता है? जब आपका बेस लाइन मतलब पिच स्केल का जो लाइन हो वो लाइन कोइंसाइड कर रही हो किससे? आपके सर्कुलर स्केल के जीरो लाइन से। ठीक है, ये आपका जीरो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है आपके बेस लाइन से। अगर ये कोइंसाइड कर जाए तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है उसमें, उससे आप जो रीडिंग लोगे वो बिल्कुल सही रीडिंग आएगी, उस रीडिंग में कोई आपकी एरर नहीं है, करेक्ट रीडिंग है वो। ठीक है, तो ये आपकी इसमें कोई एरर नहीं है इस कंडीशन में, जब आपके पिच स्केल की लाइन और मतलब बेस लाइन और आपके सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन दोनों कोइंसाइड करे तो इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ ये बात थी नो एरर की। नाउ बात अब करते हैं पॉजिटिव एरर की। पॉजिटिव एरर में क्या होता है? आपका ये जो जीरो है, ये जीरो इस बेस लाइन से नीचे होता है, जितना नीचे होगा उतना एरर होगा। तो इसका मतलब ये पहले से ही इसमें एरर है। ये एरर कब आता है? जब आप मतलब बहुत टाइम से एक वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, यूज़ करते करते उसमें कुछ वियर टियर आ गया, या मैन्युफैक्चरिंग आपने नया खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसमें, पहले से ही डिफेक्ट है बनने के टाइम से ही। तो वो डिफेक्ट अगर कुछ ऐसा हो कि आपका जीरो लाइन और ये बेस लाइन मैच ना करे, मतलब जीरो लाइन नीचे ही हो, मतलब बेस लाइन से नीचे हो, तो इस एरर को कहेंगे पॉजिटिव एरर। और इससे आप जो रीडिंग लोगे वो रीडिंग आपकी जो करेक्ट से ज़्यादा आएगी। ठीक है, कितनी ज़्यादा आएगी? वो इतनी ज़्यादा आएगी जितना गैप होगा जीरो और आपकी बेस लाइन में, जितना गैप होगा उतनी ज़्यादा रीडिंग आएंगी। और गैप निकालना तभी हमने सीखा ही है। कैसे सीखा? अभी तो सीखा हमने कि आपका लिस्ट काउंट, पहले आप ये देखिए कि जीरो और 1 2 3 4 5 ये है ना, जीरो से 5 तक। मैं इसी को एक काम करते हैं, इसको मैं एलेबोरेट करके दिखाता हूँ इस वाली कंडीशन को। ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5, तो आपका ये कितने टाइम है? कितने टाइम है? 1 2 3 4 5। तो भैया ये कैसे निकालोगे? ये गैप कैसे निकालोगे? ये गैप कैसे निकालते हैं हम कि आपका एक गैप का कितना है? एक लिस्ट काउंट इनटू कितने टाइम है? 5 टाइम है। ये 5 टाइम मल्टीपल मार दो, मतलब 5 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट। ठीक है, तो आपका ये एरर आ जाएगा। ये अभी हमने निकालना सीखा ही है। तो अगर हम इससे इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग निकाले तो क्या आएगा? एक्स्ट्रा रीडिंग आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर अभी पिछले वाले केस में हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमारा जो रीडिंग आ रहा था कितना आ रहा था? 6.05 mm आ रहा था। ठीक है, ये हमारी रीडिंग आ रही थी पिछले वाले केस में। नाउ अगर आप इस वाले केस से इस वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर ये रीडिंग लोगे तो ये रीडिंग कितनी आएगी आपकी? कितनी एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है ना, तो ये 5 टाइम एक्स्ट्रा आएगी, ये इतनी रीडिंग आएगी। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कैसे हम मेज़र करेंगे? इस एरर को कैसे मेज़र करेंगे ये हमने देख लिया। ठीक है, और कैलकुलेट करके क्या करेंगे? एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या करो? कम कर दो। ये आपकी करेक्ट थी, ये करेक्ट किससे आई? इस वाले से आई है। ये आपको क्या करना है? इसमें माइनस कर दो। इसमें माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे? जितना एरर है आपका उतना आप क्या कर दो? माइनस कर दो। मतलब जितना आपका ये वाला एरर है, और ये एरर गैप कैसे निकलता अभी हमने देखा है ना, ये भी हमने देखा। तो ये गैप निकालो, एरर निकालो, मल्टीपल मारो। ठीक है, और ये एरर आ जाएगी टोटल। उस टोटल एरर में से आपने जो इस इंस्ट्रूमेंट्स में जितनी भी रीडिंग ली हो उसमें से क्या कर दो? एरर माइनस कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या है? ये पॉजिटिव एरर है। नाउ इस नेगेटिव एरर की बात करते हैं। नेगेटिव एरर में क्या होता है? आपका रीडिंग कम आता है, मतलब आपके कोइंसाइड क्या होता है? नहीं होता है, और आपका जो जीरो होता है ये ऊपर होता है। आपका जो इस वाले केस में था, जो पॉजिटिव एरर में था, देखे
ये पॉजिटिव एरर में था आपका क्या है, 0 बिलो है, बिलो टू बेस लाइन। इसमें यह है 0 अबो टू बेस लाइन है, ठीक है। ये जो 0 सर्कुलर का 0 है ये अबो टू बेस लाइन है, मतलब 0 से ऊपर है, और पॉजिटिव में 0 से नीचे था, बेस लाइन से नीचे था, ठीक है आपका 0। और इसमें 0 क्या है, आपके बेस लाइन से ऊपर है, तो ये क्या है, नेगेटिव 0 एरर। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप रीडिंग लोगे तो आपका जो रीडिंग आएगी वो कम आएगी। वो कम आएगी, कितनी कम आएगी वो देखो, जितना आपका एरर होगा उतना कम आएगा। ये गैप निकालना तो अभी हमने ही सीखा कि भैया आप एक डिवीजन का लिस्ट काउंट देखो और देखो कितने पार्ट के बाद वो मैच कर रहा है, कितने डिवीजन के बाद वो मैच कर रहा है, उतने टाइम मल्टीपल मार दो एक लिस्ट काउंट को, वो टोटल लेंथ आ जाएगी। मतलब एक डिवीजन का लेंथ और जितने टाइम के बाद, जितने डिवीजन के बाद वो आपका मैच खा रहा है 0 से बेस लाइन से, मतलब उससे लेंथ से मल्टीपल मार दो तो उतने टाइम पूरा लेंथ आ जाएगा आपका। तो ये हमें निकालना भी पता है, तो एरर हमें निकालना पता चल गया। और हम इस इंस्ट्रूमेंट से अगर मेज़र करें, पिछले वाले की जो केस में हमने निकाला था ये आंसर करेक्ट, ये रीडिंग आई थी, और आपके पॉजिटिव से ये रीडिंग आई। नेगेटिव से करोगे तो भैया रीडिंग आएगी आपके बिल्कुल 6, मतलब ये 6 ही है, मतलब आपको लगेगा बिल्कुल आपको यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे करोगे तो आपको ये रीडिंग आएंगे, पर हमें पता है, क्योंकि हमें पता है, हमने देख के ही पता चल जाएगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट देखोगे, इंस्ट्रूमेंट देखते ही पता चल जाएगा, नहीं 0 तो मैच ही नहीं कर रहा, 0 तो ऊपर है, तो मतलब ये नेगेटिव एरर है। तो इस एरर को कैसे कैलकुलेट करें, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। सॉरी, ये एरर क्या है, कम है ना, पहले से ही कम है, तो इस एरर को कैसे करेक्ट करोगे, इसमें जोड़ दोगे। पॉजिटिव एरर में ज़्यादा था तो हमने क्या किया, कम किया। नेगेटिव एरर में पहले से कम है तो करेक्ट करने के लिए क्या करें भैया, जितना एरर है उतना जोड़ दो एक्स्ट्रा। जितना जोड़ दोगे तो टोटल क्या आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, जितना गैप है उतना पहले कैलकुलेट कर लो और वो एरर इसमें जोड़ दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। और ये करेक्ट रीडिंग आके आपकी जो आंसर है ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब निकालना देख लेते हैं 1 बाय 1 तीनों को। देखिए पहले हम देखते हैं का पॉजिटिव एरर। सबसे पहले हम देख रहे हैं आपका पॉजिटिव 0 एरर। इसमें व्हेन 0 ऑफ सर्कुलर scale is below baseline, तो क्या आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पॉजिटिव 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका जितना भी लीस्ट काउंट हो, ठीक है। गैप को तो ऐसे निकालोगे कि एक डिवीजन का लीस्ट काउंट आ गया, और जितने डिवीजन के बाद वो, मतलब 10 डिवीजन के बाद मैच खा रहा हो बेस लाइन से, तो भैया एक डिवीजन की लेंथ हमें पता है 10 का निकालना है, 10 डिवीजन की लेंथ निकालनी है, तो मल्टीपल मार दो 10 डिवीजन से, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ वन साइड डिवीजन ऑफ सर्कुलर मतलब बस आपको ये देखना है, इसका मतलब ये है कि आपका लिस्ट काउंट, और आपको बस ये देखना है इस कॉन्साइडिंग डिवीजन में कि आपको कितने आपके डिवीज़न कितने टाइम में आपका कॉन्साइड कर रही है बेस लाइन से, ठीक है। कि 10 डिवीज़न से कॉन्साइड कर रही है कि 12 से, कि कितने से, आपको वो चेक करना है, ठीक है। और उतने से मल्टीपल कर देना आपका लिस्ट काउंट, आपका ये एरर आ जाएगा, ये आपका एरर आ जाएगा ना। तो रीडिंग कैसे करेक्ट करेंगे, रीडिंग कैसे करेक्ट करेंगे, और ये मैं आपका पॉजिटिव एरर, तो मैं इसको लिस्ट काउंट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। आप जो लिस्ट काउंट जो आपका होगा, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा उसको आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपको पॉजिटिव एरर कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव मिलो, ठीक है। बस फंडा यही है कि ये एक्स्ट्रा है, हमें कम करना है, बस कैसे भी करके कम करना है। टोटल जो रीडिंग आई है आपके इंस्ट्रूमेंट से उसमें से कम करना है, पॉजिटिव एरर को हटाना है, तो ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो कैसे करेक्ट रीडिंग करें, करेक्ट रीडिंग, तो भैया जो आपकी टोटल रीडिंग आई है, टोटल रीडिंग
उसमें से आप क्या माइनस कर दो आपका पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर आप क्या कर दो, माइनस कर दो। ये क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा था ना तभी तो हमने माइनस किया, एक्स्ट्रा था हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आगे आपकी करेक्ट रीडिंग आ गई। तो ये आपकी क्या थी, पॉजिटिव जीरो एरर। नाउ अब बात करते हैं आपके नेगेटिव जीरो एरर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर लिखिए इसमें एक लाइन, when zero of circular scale is above the baseline, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर करेंगे। और नेगेटिव जीरो एरर क्या करता है, कम देता है आपको, आपकी वैल्यू जो भी है वो उससे कम है, मतलब करेक्ट आपकी ज़्यादा है, बट आप जो नेगेटिव जीरो एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर करोगे, वो रीडिंग लोगे, तो आपकी वैल्यू कम आएगी। तो कम आएगी तो हमें, हमारा एम क्या होगा कि भैया कम आई है ना, तो हमें तो करेक्ट ज़्यादा थी, तो हमें जितना कम है उतना जोड़ दो, मतलब जोड़ दो, एरर जितना भी है वो एरर क्या कर दो, जोड़ दो आपकी रीडिंग में, आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। मतलब आपकी करेक्ट रीडिंग ये है और आपकी रीडिंग आई है ये, तो भैया जितना गैप है उतना जोड़ दो, मतलब आपकी एरर वाली रीडिंग है ये और करेक्ट रीडिंग है ये, तो भैया जितना एरर है वो एरर ये हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये एरर जोड़ दो उस रीडिंग में, उस रीडिंग वाले एरर, रीडिंग एरर में ये एरर जोड़ दो, ये एरर जोड़ दोगे तो आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। वही कर रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव जीरो, पहले हम एरर देख रहे हैं कि एरर है कितना, और एरर निकालना तो हमें पहले से ही पता है भैया, जितना गैप हो तो हमें पहले से निकालना आता है। क्या होता है वो, तो ये आपका लीस्ट काउंट इनटू कितने टाइम के बाद आपका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। एक लीस्ट काउंट की लेंथ हमने निकाल ली, ठीक है, और लीस्ट काउंट की लेंथ निकाली और देख रहे हैं कितने टाइम के बाद आपका कोइंसाइड कर रहा है, तो उतने टाइम ऑफ लीस्ट काउंट कर देंगे, ठीक है। कोइंसाइडिंग डिवीजन सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन, ठीक है। लीस्ट काउंट कौन, ये आपका एरर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एरर आ गया। अब क्या करना है, क्या है एरर, मतलब आपकी जो रीडिंग आई है वो कम आई है ना, तो कम आई है तो क्या करो, इस एरर को उसमें जोड़ दो, उस रीडिंग में, उस एरर में जोड़ दो, ठीक है। तो आपको बस जोड़ना है करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग आपकी क्या होगी, टोटल रीडिंग प्लस आपकी जो नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, तो जोड़ दो, और क्या करना है, आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। ना बात एक और देखिए, ऐसे भी कर सकते हो करेक्ट रीडिंग, मतलब फंडा यही है कि आपकी रीडिंग कम आई, बस आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। नेगेटिव एरर की वजह से रीडिंग आपकी कम आई है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो कि भैया इस लीस्ट काउंट जो एरर है इसको नेगेटिव ले लो, नेगेटिव वाले को नेगेटिव ले लो और इसको यहाँ नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो। अभी भी ये जुड़ ही रहा है, क्योंकि अब जो ये वाला आप यहाँ लिखोगे, ये नेगेटिव जीरो एरर, ये नेगेटिव में है, क्योंकि मल्टीपल करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा। अभी भी क्या हो रहा है, आपकी क्या हो रही है, जुड़ रही है वैल्यू। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपको यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव डालोगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब कैसे भी करके आपको बस फंडा याद रखना है कि आपका नेगेटिव एरर है, मतलब कम है, आपकी वैल्यू कम है, भैया बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे, जितना आपका एरर है उतना बढ़ाओ, उतना प्लस करो, तो बस आपको इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, स्क्रू गेज की। ये पूरी कहानी कुंडली हमने देख ली आपकी किसकी, स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज होता है खत्म यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम बात करेंगे
हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके इनडायरेक्ट मेजरमेंट पे बात करेंगे कि आपकी स्मॉल लेंथ को इनडायरेक्टली हम कैसे मेज़र करते हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट मेजरमेंट में बात कर रहे थे कि भैया आपको दोनों साइड आपको पता हो, आप दोनों साइड से पकड़ के उसको मेज़र कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेजरमेंट की बात करेंगे इनडायरेक्ट, कि हमें दूसरे साइड हमें जाना ना पड़े, मतलब दूसरे साइड हम नहीं जा सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपको ये आप इस साइड हो, खाई के इस साइड हो और बीच में बहुत बहुत बड़ी खाई है और दूसरी साइड आपका पहाड़ है, ये मतलब इस साइड पहाड़ और दूसरी साइड पहाड़ है, बीच में बहुत दूर तक खाई है और आप कैसे फीता लेके मेजरमेंट करोगे, नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेजरमेंट की हेल्प लेते हैं। जैसे सोचो आप अर्थ पे और आपको दूसरे प्लेनेट को मेज़र करना है कितना डिस्टेंस है, तो ये लॉन्ग रेंज पे और शॉर्ट रेंज पे कैसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट का यूज़ करते हैं मेज़र करने में, लेंथ मेज़र करने में, ठीक है। ये डिस्कशन करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।